वेलकम टू अचीविंग गोल्स। तो आज हम अपना देखने वाले हैं यूनिट 1 डाटा वेयर हाउस की। ठीक है, डाटा वेयर हाउस एंड डाटा माइनिंग जो बीटेक थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है, AKTU के हिसाब से आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। पूरा अच्छे से यूनिट 1 हो जाएगी आपकी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 100% इसी में से आएगा आपका यूनिट 1 का। ओके, चलिए कुछ ही मिनट की वीडियो है, पूरी देखना बिना स्किप करे, आपका कहीं से कहीं तक नहीं जा रहा पेपर से। चलिए सबसे पहले देखते हैं डाटा वेयर हाउस होता क्या है। A data warehouse is a centralized system used to store large amount of data from different sources in an organized way. जब हम कोई लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो उसे हम कहाँ पर स्टोर करते हैं? वो जगह जो होती है हमारी, वो डाटा वेयर हाउस होता है। क्या होता है? डाटा वेयर हाउस। डाटा वेयर हाउस में हम इजिली स्टोर कर सकते हैं अपना डाटा। कोई सा भी वेयर हाउस, मतलब कोई सा भी सामान रखना हो आपको लार्ज अमाउंट में, तो आप किसका यूज़ करेंगे? डाटा वेयर हाउस का। थिंक ऑफ इट इज एज अ डिजिटल लाइब्रेरी वेयर ऑल योर डाटा इज कलेक्टेड। एक तरह से डिजिटल लाइब्रेरी होती है जहाँ पर आप अपना कोई सा भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं एंड स्टोर टू मेक इट ईजी टू सर्च। ईजिली सर्च भी कर सकते हैं कौन सा डाटा कहाँ पर रखा है हमारा। जब लार्ज अमाउंट में डाटा स्टोर करते हैं तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि आपको ढूंढना कि कहाँ पर क्या चीज़ मिलेगी। तो इससे डाटा वेयर हाउस से हमें ये बहुत ईजिली पता चल जाता है कि कहाँ कौन सी चीज़ हमने कहाँ पर रखी थी। की फीचर्स ऑफ वेयर हाउस। की फीचर्स देखते हैं। स्टोर द स्पेस। सबसे पहले कि हमें स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज मिल जाता है कि हम इजिली स्टोर कर सकें अपने डाटा को, है ना। सेकंड, एक्सेसिबिलिटी। इट इज़ डिज़ाइन टू अलाउ इजी एक्सेस टू गुड्स। मतलब इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं अपने डाटा को, कि मतलब कहाँ पर रखा है हमारा कोई भी सामान वेयर हाउस में, तो एक्सेसिबिलिटी हो गया। सेफ्टी, हमें सेफ्टी मिल जाती है। कैमरे लगा दिए अपने वेयर हाउस में प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी गार्ड रख दिए, तो उसके लिए हो गया, है ना। ऑर्गेनाइजेशन, गुड्स आर स्टोर्ड इन ऑर्गेनाइज्ड वे। ऑर्गेनाइज्ड वे में ये नहीं कि उठा के कहीं भी फेंक दिया, अपने जो डाटा है वेयर हाउस में कहीं भी फेंक दिया, ऑर्गेनाइज्ड वे में लगाते हैं। ओके। इन्वेंटरी मैनेजमेंट, मतलब वेयर हाउस में हम ये पता लगा सकते हैं मतलब कोई चीज़ हमारी कितने अमाउंट में है और कहाँ पर रखी है। ओके, ये लिखा हाउ मच इज अवेलेबल, मतलब कितना हमारे पास अवेलेबल है स्टॉक। लोडिंग एंड अनलोडिंग फैसिलिटीज, इजिली लोड कर सकते हैं, अनलोड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। ये फैसिलिटीज हमें वेयर हाउस में प्रोवाइड की जाती हैं। टेम्परेचर कंट्रोल, अब कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें टेम्परेचर की एक फिक्स टेम्परेचर होता है उस पर ही स्टोर करनी होती है। जैसे कुछ आई ड्रॉप्स होती है या ईयर ड्रॉप्स होती है, उन पर लिखा भी आता है पीछे कि आप जो है से लो टेम्परेचर पर स्टोर करें, है ना। तो उसके लिए हम एक टेम्परेचर मेंटेन कर देते हैं, उसमें स्टोर कर सकते हैं जैसे। तो ये एक अच्छा फ़ायदा है इसके लिए, एडवांटेज में भी आ जाएगा ये। ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी मिल जाती है आपको। ओके। स्केलेबिलिटी, मतलब जितना अमाउंट में आप डाटा चाहिए आपको उतना ही मिल जाता है, आप कम करना चाहे कम कर सकते हैं, इजी ज़्यादा चाहे ज़्यादा मिल सकता है, स्केलेबल है मतलब। ओके। ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, ऑटोमेशन का यूज़ हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ वेयर हाउस, वेयर हाउस के कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो उसके लिए आपको ये वाला डायग्राम बनाकर आना है जिससे आपका पेज भी ज़्यादा भरे, क्योंकि आपको पता है कि AKTU में जितने हम पेज भरते हैं, जितने अच्छे से लिखते हैं, उसके नंबर होते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि AKTU में कैसे कॉपी चेक होती है। ठीक है, तो आपको डायग्राम बना के आना जिससे अच्छा लगे एग्जामिनर को भी, वो भी उसके दिमाग में अच्छी इमेज बने आपके लिए, तो फिर आपको बना कर आना पड़ेगा ये, है ना। कंपोनेंट्स देखते हैं। पहला कंपोनेंट है डाटा वेयर हाउस डाटाबेस। इसमें क्या करते हैं, दिस इज द मेन स्टोरेज एरिया वेयर डाटा इज केप्ट। ये सबसे मेन डाटा स्टोरेज के लिए होता है जहाँ पर हम डाटा अपना रखते हैं। इट होल्ड स्ट्रक्चर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको ये इजी वे में समझना है तो मैंने इसके लिए यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में भी लिख दिया है ये, जिससे आप इजीली पढ़ सकें इसे। ये वो जगह है जहाँ पे सारा डाटा रखा जाता है। ये डाटा अलग अलग सोर्सेज से आता है, जैसे डाटाबेसेस या फाइल्स, और इससे ऐसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है कि ताकि एनालिसिस आसान हो। ठीक है, ये सिस्टम इस तरह बनाया जाता है कि क्वेरीज, सर्चेज और रिपोर्ट्स बहुत जल्दी बना सके। डाटा को यूजुअली टेबल्स में स्टोर किया जाता है।
इसमें क्या होता है, टेबल्स में स्टोर करते हैं। ओके, जो वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, एक कॉमन तरीका है स्टार और स्नोफ्लेक स्कीमा। ये दोनों भी हम आगे पढ़ेंगे, स्टार और स्नोफ्लेक स्कीमा, जिसमें डाटा को डिफरेंट पार्ट्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है जिससे एनालाइज करना सिंपल हो। ठीक है, ये पढ़कर आपको इजीली समझ आ रहा होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं इसमें, और बस इतना ही समझना आना चाहिए कि कितना क्या कह रहा है ये। उसके बाद तो हम अपने आप लिखने में एक्सपर्ट होते हैं। इसके बाद है ATL टूल। ई से एक्सट्रैक्ट, टी से ट्रांसफॉर्म, एल से लोड। टूल्स, ये टूल्स होते हैं। दीज आर द टूल्स यूज टू ब्रिंग डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इनटू अ डाटा वेयरहाउस। Extract, the tool gets in data from various sources like databases, spreadsheets और external systems। जो दूसरी जगह से डाटा लाता है वो टूल कौन सा होता है हमारा, एक्सट्रैक्ट टूल होता है। दैट डाटाबेस से लिया है, स्प्रेडशीट से लिया है या एक्सटर्नल सिस्टम से लिया है। ठीक है, और फिर है ट्रांसफॉर्म। इट क्लीन्स एंड चेंजेस द डाटा इन अ फॉर्मेट दैट फिट्स द डाटा वेयर हाउसेस। अब डाटा तो आ गया, उसे जो सही से फिट करना, कहाँ पर क्लीन करके रखना, वो किसका काम होता है, ट्रांसफॉर्म जो टूल होता है उसका होता है। ठीक है, फाइनली द ट्रांसफॉर्म डाटा इज लोडेड इनटू द डाटा वेयरहाउस डाटाबेस। अब फिर लास्ट में लोड टूल क्या करता है हमारा जो डाटाबेस होता है वेयरहाउस का, उसमें लोड कर देता है उसका डाटा, जो भी हमारा डाटा आया है वेयरहाउस के अंदर। ठीक है, अगर आप मेरी लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो ये लिखा मैंने। ये टूल डाटा एक्सट्रैक्ट क्या होता है, ये टूल डाटा को अलग अलग जगह से उठाता है, जैसे डाटाबेसेस, स्प्रेडशीट्स या किसी और सिस्टम से। फिर है ट्रांसफॉर्म। फिर ये डाटा को क्लीन करता है और वेयरहाउस के फॉर्मेट में बदलता है। इसमें डाटा टाइप्स को बदलना, गलतियां दूर करना या अलग अलग इंफॉर्मेशन को कंबाइन करना हो सकता है। लोड, लास्ट में जो डाटा ट्रांसफॉर्म हो चुका है उससे वेयरहाउसेस के डाटाबेस में डाल दिया जाता है, जहां से उसका एनालिसिस किया जा सकता है। ओके, अब है मेटा डाटा। मेटा डाटा क्या होता है, मेटा डाटा इज एन इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा इन द वेयर हाउस। जो भी इंफॉर्मेशन हमारा वेयर हाउस में होती है उसकी इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, मेटा डाटा। वो इंफॉर्मेशन क्या होती है हमारी, मेटा डाटा। इट डिस्क्राइब्स वेयर द डाटा कम्स फ्रॉम, हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ टू एक्सेस इट। ये डिस्क्राइब्स करता है जो डाटा आया है वो कैसे स्ट्रक्चर्ड है और उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम। इट हेल्प्स यूजर टू सिस्टम्स अंडरस्टैंड द डाटा बेटर, मेकिंग इट ईजियर टू सर्च एंड एनालाइज। थिंक ऑफ इट लाइक अ डाटा डिक्शनरी दैट गिव्स कॉन्टेक्स्ट टू द रॉ डाटा। तो डाटा डिक्शनरी होती है जो हमें कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करती है रॉ डाटा का। मेटा डाटा एक तरह का इंफॉर्मेशन होता है जो डाटा के बारे में बताता है कि वेयर हाउसेज में स्टोर होता है। ये बताता है कि डाटा कहाँ से आया आता है, कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है और उसे कैसे एक्सेस किया जा सकता है। इससे यूजर्स को सिस्टम के डाटा को समझने में मदद मिलती है और एनालिसिस और सर्च करना आसान होता है। ओके, थर्ड वाला कंपोनेंट है हमारा एक्सेस टूल्स। These are the tools used by the people or applications to retrieve and analyze the data stored in the data warehouses। ये वो tools होते हैं जो applications और या pupils के थ्रू यूज़ होते हैं हमारे रिट्रीव करने के लिए या एनालाइज करने के लिए डाटा को जो हमारा स्टोर होता है ना। ये वो टूल्स होते हैं जो लोग एप्लीकेशंस डाटा वेयर हाउसेज में स्टोर डाटा रिट्रीव, निकालने और एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं। रिपोर्टिंग टूल इसी के में ही आता है एक्सेस टूल्स में, जैसे टैब्ल्यू या पावर बीआई, जो रिपोर्ट्स बनाने और डाटा को विजुलाइज करने में मदद करते हैं। डाटा डैशबोर्ड्स जो डाटा का समरी एक जगह पे दिखाते हैं ताकि इजीली समझ सकें। ठीक है, फिर है थर्ड वाला टूल इसका क्वेरी टूल्स, जैसे एसक्यूएल बेस्ड टूल्स जो होते हैं, जो स्पेसिफिक टूल्स से सर्चेस करने के लिए यूज़ होते हैं। कुछ भी सर्च करने के लिए, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस को या सर्चेस को सर्च करने के लिए यूज़ करे जाते हैं क्वेरी टूल्स। फिर है थर्ड वाला डाटा वेयरहाउस इज बस आर्किटेक्चर। दिस रेफर्स टू हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाटा वेयरहाउस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये बताता है कि हमारा जो डाटा वेयर हाउसेस के डिफरेंट पार्ट्स है वो कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है,
It is like the design that shows how data flows between the databases. Databases में जो हमारा डाटा है वो कैसे फ्लो हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहा है। ETL टूल्स जो हमने अभी पढ़ा, मेटा डाटा भी, और एक्सेस टूल्स। ठीक है। The bus part means there is a consistent structure in the data flow so different parts of the system can work together smoothly. बस तो आपने पढ़ा होगा, COA जो सब्जेक्ट था उसमें बस था ना। बस हमारा क्यों यूज होता है? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इससे हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डाटा पहुंचाते हैं। वही काम तो इसका ही है। देखो, एक जगह से दूसरी जगह डाटा पहुंचा रहा है, कनेक्ट कर रहा है दूसरे को, एक दूसरे को। अब देखो इसका व्हाट्सअप के फॉर्म में जो मैंने लिखा है ये देखते हैं। ये बताता है कि डाटा वेयर हाउसेस के अलग अलग पार्ट्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। सोचो, एक डिज़ाइन है जो ये दिखाता है कि डाटा का फ्लो कैसे होता है डाटाबेस, ETL टूल्स, मेटा डाटा और एक्सेस टूल्स के बीच। बस का मतलब है कि एक कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर या डाटा को स्मूथली फ्लो करने में मदद करता है। ठीक है। बस का क्या मतलब है कि एक की कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर जो डाटा को स्मूथली फ्लो करने में मदद करता है। इससे ये इंश्योर होता है कि डाटा को कंपनी के अलग अलग सिस्टम्स या डिपार्टमेंट में इफेक्टिवली यूज किया जा सके। मतलब डाटा वेयर हाउस के हर पार्ट को एक अच्छे तरीके से जोड़ा जा सके ताकि सब कुछ इफिशिएंटली काम करे। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। स्टेप्स इन्वॉल्व इन मैपिंग द डाटा वेयर हाउस टू अ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर और आर्किटेक्चर ऑफ डाटा वेयर हाउस ऑपरेशंस। ओके, तरस आ सकता है मगर आएगा, इसकी बहुत चांसेस है। ठीक है। देखो, यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन। इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे, फर्स्ट वाला है रिलेशनल डाटाबेस टेक्नोलॉजी फॉर डाटा वेयर हाउसेस। ठीक है। इसमें हमारे 3 पॉइंट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, एक और पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है। डाटा पार्शनिंग। अभी जो हॉरिजॉन्टल है ये समझते हैं। ये क्या है? ये क्या करता है, डाटा को रोज में तोड़ के अलग अलग सर्वर्स या मशीन्स में स्टोर करते हैं। ठीक है। और क्यों यूज होता है ये? हर सर्वर अपने पार्ट को डाटा प्रोसेस करता है जिससे बड़ा डाटा को जल्दी प्रोसेस और इजीली वे में प्रोसेस कर सकते हैं हम। इसलिए हॉरिजॉन्टल पैरेललिज्म यूज करा जाता है हमारा। मैंने लिख रखा है, आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। ठीक है। फिर है वर्टिकल पैरेललिज्म। इसमें क्या होता है, डाटा को कॉलम में तोड़ के अलग अलग सर्वर्स में स्टोर करते हैं। ठीक है। क्यों यूज होता है? क्योंकि क्वेरीज को स्पीड अप करता है, क्योंकि सिस्टम सिर्फ ज़रूरत के कॉलम्स को ही रीड कर पाए, मतलब फालतू के कॉलम्स को रीड नहीं करे, जितना उसे ज़रूरत है उतना ही वो कॉलम्स को रीड कर पाए। ओके, ये भी हो गया। अब देखते हैं डाटा पार्शनिंग। ये कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स में कि पार्शनिंग क्या होता है, तो आपको यही लिख के आना है। और ये डायग्राम है इसका शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर का। ओके, देखो पहले डाटा पार्शनिंग समझते हैं क्या होता है। Data partitioning means dividing large data sets into smaller manageable chunks based on the certain rules like data ranges, regions और categories। इसमें क्या होता है, पढ़कर समझ में तो आ ही रहा होगा आपको। बड़े डाटा सेट्स को छोटे छोटे चंक्स में तोड़ता है, जैसे डाटा रेंज, रीजन या कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करता है। ठीक है। क्यों यूज होता है? क्वेरी फास्ट हो जाती है, क्योंकि सिर्फ रिलेवेंट पार्शंस एक्सेस करने होते हैं, पूरा डाटा स्कैन करने की जरूरत नहीं होती हमें इसमें। ठीक है। अब है सेकंड पार्ट इसका, डाटाबेस क्वेश्चन में जो पूछा है वो डाटाबेस आर्किटेक्चर और पैरेलल प्रोसेसिंग। यहाँ प्रोसेसिंग की स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ी। पहला पार्ट है इसका शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर। इसका जो आपका डायग्राम बना के आना है ये रहा, और इसके बारे में क्या है ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ठीक है। इसमें क्या होता है, मतलब क्या है ये, सभी प्रोसेसर्स एक ही मेमोरेबल पूल को शेयर करते हैं। बेसिकली यही इसका मेन काम है। ठीक है। एक ही पूल को शेयर करते हैं सारे प्रोसेसर्स। काम कैसे करता है, मल्टीपल प्रोसेसर्स अलग अलग टास्क पर काम करते हैं लेकिन एक ही मेमोरी से डाटा रीड राइट करते हैं। इससे फास्ट शेयरिंग हो जाती है। ठीक है। मतलब फास्ट एकदम काम हो जाता है आपका, एक ही जब पूल जब शेयर करते हैं। डाट शेयर डिस्क आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है, हर प्रोसेसर एक अपनी
के पास अपनी मेमोरी होती है, ठीक है, लेकिन सब एक ही शेयर्ड स्टोरेज को एक्सेस करते हैं, ठीक है। काम कैसे करता है? डिस्क पर स्टोर डाटा को कोई भी प्रोसेसर रीड या राइट कर सकता है, ठीक है, बट मेमोरी सबकी अलग अलग होती है। ये इसका वर्किंग इस तरह से होती है इसकी शेयर्ड डिस्क आर्किटेक्चर। इसका भी डायग्राम मैं दिखाता हूँ आपको। इसका ये है शेयर्ड वाले का, ठीक है, ये ऊपर वाला। और शेयर्ड नथिंग जो है थर्ड वाला पार्ट है, उसका ये वाला डायग्राम है। तीनों के बनाकर आना है, सिंपलर है। ऊपर वाला पार्ट तो सेम ही है, इंटरनेट इंटरकनेक्शन नेटवर्क, बीच के थोड़े चेंज है। प्रोसेसर यूनिट्स भी देखिए सेम ही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इसमें ग्लोबल शेयर डिस्क सब सिस्टम आ जाता है, इसमें नहीं आता, ठीक है। ये आपको अच्छे से बनाकर आना है, जब भी पेपर में अच्छे नंबर मिल पाएंगे आपको। अब है शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर। शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर में क्या होता है? इसमें क्या होता है इस सिस्टम में हर प्रोसेसर का अपना डाटा, अपना मेमोरी और डिस्क होता है, और कुछ शेयर नहीं करते। हर प्रोसेसर अपने अपने काम करता है, ठीक है। काम कैसे करता है? ये डाटा को तोड़ के अलग अलग प्रोसेसर्स और डिस्क में स्टोर करता है। हर प्रोसेसर अपने पार्ट का डाटा हैंडल करता है बिना किसी कम्युनिकेशन के। इस वजह से ही सिस्टम बहुत स्केलेबल हो जाता है और इजीली कर पाता है, ठीक है। इसमें ये है और इसका डायग्राम ये है। अब आके देखते हैं। अब देखो, सेकंड तो ये था, अभी हमने पढ़ा सेकंड वाला पार्ट क्या था हमारा, ये रहा। और फर्स्ट ये था। अब देखो थर्ड, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, जो थर्ड पार्ट पूछा है इसका, पैरेलल डीबीएमएस फीचर्स भी पूछे हैं इसमें। तो वो क्या क्या है? पैरेलल डीबीएमएस, पैरेलल प्रोसेसिंग है, स्केलेबिलिटी है, फॉल्ट टॉलरेंस, हाई परफॉर्मेंस, लोड बैलेंसिंग। अब फोर्थ है अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज भी पूछी है इस क्वेश्चन पे, काफ़ी चीज़ें पूछी है, ठीक है। हडूप होता है इसका, क्लाउड बेस्ड डाटा वेयर हाउसेस। ये आप हडूप आगे पढ़ेंगे, अभी क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ेंगे ना आप आगे जाके, तो जब भी आप पढ़ेंगे हडूप क्या होता है। कॉलमनर डाटाबेसेस, पैरेलल डीबीएमएस वेंडर्स क्या क्या होते हैं? IBM DB2, Oracle Exadata, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सर्वर, पैरेलल डाटा वेयर हाउसेस, और टेराडाटा, अमेजोन रेडशीट। इनमें से तीन तीन चार चार भी आपने लिखे है ना, तो काफ़ी है, इतना बड़ा हो जाएगा ये क्वेश्चन, मगर काफ़ी बार आ चुका है क्वेश्चन, तो कर लेना। अब है हमारा सम सिंपल स्ट्रैटेजीज टू कीप इन माइंड व्हाइल डिजाइनिंग अ वेयर हाउस। जब हम वेयर हाउस बनाए तो हमें क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी पड़ेगी, जो इससे हमारा जो वेयर हाउस है वो अच्छा बन सके, ठीक है। सबसे पहले प्लान फॉर पर्पस, किस चीज़ के लिए बना रहे हो वो चीज़ देखो, ठीक है, कि मतलब क्या चीज़ स्टोर करनी है तुम्हें उसमें, प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल, क्या चीज़ कौन से, है ना, उसके हिसाब से बनाओ। ऑप्टिमाइज स्पेस, स्पेस सही होना चाहिए, इजी मूवमेंट होना चाहिए, इफ़िशिएंट लेआउट होना चाहिए, फोकस ऑन सेफ्टी होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, यूज़ टेक्नोलॉजी, टेम्परेचर कंट्रोल, मतलब जो चीज़ आपको रखेंगे उसमें वेयर हाउस में वो कितने टेम्परेचर पर रखनी है ना, वो चीज़ देखो। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि वेयर हाउस में तो रख रहे हो, मगर उनका टेम्परेचर इतना उन्हें चाहिए होता है कि इससे वो ख़राब ना हो, तो उनका टेम्परेचर कंट्रोल करना भी ज़रूरी होता है। फ्यूचर एक्सपेंशन, लोकेशन मैटर्स करती है, कि लोकेशन मतलब कौन सी चूज़ करी है वेयर हाउस के लिए आपने, है ना। एनर्जी एफिशिएंसी, आगे देखते हैं हम। डिफरेंस है ये डाटाबेस और डाटा वेयर हाउस में आ जाता है कभी कभी, ठीक है, एक बार पूछा भी गया है। इट सपोर्ट्स ऑपरेशनल प्रोसेसेस डाटाबेस, और वेयर हाउस क्या करता है? इट सपोर्ट्स एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग। डाटाबेस में क्या होता है? कैप्चर एंड मेंटेन द डाटा, कैप्चर भी करता है और मेंटेन भी करता है डाटा को। और ये क्या करता है? खाली एक्सप्लोर करता है डाटा को। इसमें डाटाबेस में करंट डाटा होता है, बस इसमें मल्टीपल ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, पुराना भी डाटा होता है काफ़ी। डाटा इज बैलेंस्ड विद द स्कोप ऑफ दिस वन सिस्टम, ओके। डाटा मस्ट बी इंटीग्रेटेड एंड बैलेंस्ड फ्रॉम मल्टीपल सिस्टम, कई सारे सिस्टम से होता है, बैलेंस और इंटीग्रेटेड। डाटा इज अपडेटेड व्हेन ट्रांजैक्शन अकर्स, डाटा क्या है? अपडेट होता है जब ट्रांजेक्शन अकर होती है। और उसमें क्या होता है? डाटा इज अपडेटेड ऑन शेड्यूल्ड प्रोसेसेस, ठीक है, जब शेड्यूल्ड होता है प्रोसेस, जब अपडेट होता है। इसमें ट्रांजेक्शन जब ट्रांजेक्शन होती है, जब होता है अपडेट। और ये पॉइंट था, डाटा इज बैलेंस्ड विद इन द स्कोप ऑफ दिस वन सिस्टम में होता है और ये मल्टीपल सिस्टम में होता है। डाटा वेरिफिकेशन अकर्स व्हेन एंट्री इज डन, डाटा का जो वेरिफिकेशन है वो जब होता है जब एंट्री डन हो जाती है। डाटा वेरिफिकेशन अकर्स आफ्टर द फैक्ट, हर फैक्ट के बाद वेरिफिकेशन होता है। 100 MB
2 GB में होता है इसका स्पेस। इसका ये लार्ज अमाउंट में डाटा स्टोर करता है, 100 GB to TB। अब है ER बेस्ड होता है, ये स्टार स्नोफ्लेक बेस्ड होता है, ये होता है एप्लीकेशन ओरिएंटेड और ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये प्रिमिटिव एंड हाईली डिटेल्ड होता है, ये होता है समराइज्ड एंड कंसोलिडेटेड। ये होता है फ्लैट रिलेशनल और ये होता है मल्टी डायमेंशनल। OLAP और OLTP इनमें डिफरेंस पूछा गया है कई बार, तो सारा डिफरेंस याद करके जाना है अच्छे से। OLAP में डेफिनेशन देख लो पहले। इट इज़ वेल नोन एज एन ऑनलाइन डाटाबेस क्वेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, वेल नोन ऑनलाइन डाटाबेस क्वेरी मैनेजमेंट सिस्टम है ये, और ये वेल नोन एज ऑनलाइन डाटाबेस, ये क्या है, ऑनलाइन डाटाबेस मॉडिफाइंग सिस्टम। ये मॉडिफाइंग सिस्टम है और ये क्वेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। कंसिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल डाटा फ्रॉम वेरियस डाटाबेसेस, जो पुराना डाटा होता है उससे बनता है। कंसिस्ट ऑफ ओनली ऑपरेशनल करंट डाटा, जो करंट डाटा होता है उससे बनता है। इनकी फुल फॉर्म भी है देखो, एक तो डिफरेंस ये भी हो सकता है, और ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग। इट मेक्स यूज ऑफ ए डाटा वेयर हाउस। ये क्या करता है, डाटा वेयर हाउस का यूज करता है। ये इट मेक्स यूज ऑफ अ स्टैंडर्ड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये DBMS का यूज करता है। इट इज सब्जेक्टेड ओरिएंटेड, यूज फॉर डाटा माइनिंग, एनालिटिक्स, डिसीजन मेकिंग, ये चीज़ों के लिए यूज होता है। ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है, बिजनेस टास्क के लिए यूज होता है। आगे देखिए, नॉर्मलाइज्ड में क्या है, इन एन OLAP डाटाबेस टेबल्स आर नॉट नॉर्मलाइज्ड। टेबल्स जो होती है वो नॉर्मलाइज्ड नहीं होती, इसमें जो होती है टेबल्स आर नॉर्मलाइज्ड, 3NF तक जो होती है नॉर्मलाइज्ड होती है। ठीक है, डाटा इज यूज्ड इन प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो डाटा होता है वो प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। डाटा इज यूज टू परफॉर्म डे टू डे फंडामेंटल ऑपरेशंस। ये फंडामेंटल ऑपरेशंस के लिए जो हमारे डेली यूज होते हैं उनके लिए यूज होता है। It provides a multidimensional view of different business tasks. It reveals a snapshot of present business tasks. It serves the purpose to extract information for analysis and decision making. Okay. It serves the purpose to insert, update and delete information from the database. Insert, update और delete ये चीज़ों के लिए यूज होता है, insert, update और delete। ठीक है। A large amount of data is stored typically in TB or PB. The size of the data is relatively small as the historical data is achieved in MB and GB. इसमें लार्ज अमाउंट में डाटा स्टोर करते हैं, इसमें कम में करते हैं। अब देखो मेटा डाटा, मेटा डाटा क्या होता है, कई बार पूछ लिया जाता है, 2 नंबर में तो पूछा भी गया है। तो मेटा डाटा is data about data. It provides information that describes and explains the actual data. ठीक है, इसमें क्या है, डेफिनेशन का मतलब डाटा के बारे में डाटा, ये एक्चुअल डाटा जो डिस्क्राइब और एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ये बताता है कि डाटा क्या है, कहाँ से आया है और कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे फोटो मेटा डाटा है, कोई फोटो है, उसका मेटा डाटा क्या क्या हो सकता है, डाटा इट वाज टेकन, द डेट इट वाज टेकन, सॉरी, किस डेट में फोटो लिया गया, उसका मेटा डाटा में आएगा। कौन सा कैमरा यूज़ करा गया उस फोटो के लिए, वो उसमें मेटा डाटा में आएगा। उसकी लोकेशन, किस लोकेशन पर लिया, वो मेटा डाटा में आएगा। तो ये हमारा मेटा डाटा होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस देखो मेटा डाटा के क्या क्या होते हैं। इजली डाटा अंडरस्टैंडिंग, इजली आप डाटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसके थ्रू। इम्प्रूव्ड सर्चेबिलिटी, इजली सर्च कर सकते हो चीज़ों को, जब पता होगी कि मतलब उसका मेटा डाटा पता होगा। जैसे आपको पता था कि लोकेशन, जब कैमरा का हमने देखा, फोटो का लोकेशन पता चल गई, वो मेटा डाटा था, तो उसकी सर्चेबिलिटी, उससे इजीली सर्च कर सकते हो, मतलब आप कहाँ पे, किस लोकेशन पर, कैसे, किस वजह से खींचा गया फोटो, है ना। डाटा को मैनेज कर सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल और फास्टर एनालिसिस, एनालिसिस जो है उसे फास्ट कर सकते हो। व्हाट इज डाटा क्यूब्स, डाटा क्यूब्स क्या होता है। A data cube is a way to organize and visualize data in a multi-dimensional format. जब हम मल्टी डायमेंशनल फॉर्मेट में डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और विजुलाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारा डाटा क्यूब होता है। डाटा क्यूब एक तरीका है डाटा को ऑर्गेनाइज और विजुलाइज
करने का मल्टी डायमेंशनल फॉर्मेट में। इससे डाटा को अलग अलग पर्सपेक्टिव्स जैसे टाइम, लोकेशन या प्रोडक्ट टाइप से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, इमेजिन करो डाटा क्यूब एक फिजिकल क्यूब है, क्यूब की तरह है। ठीक है, जिसमें हर साइड जो डायमेंशन है एक डाटा कैटेगरी को दिखाती है और अंदर के सेल्स में एक्चुअल वैल्यूज होती है। ठीक है, तो वो हमारा डाटा क्यूब का एग्जाम्पल होगी एक तरह से। अब देखो एक एग्जाम्पल यहाँ भी दिया है, जैसे आप कोई सेल कर रहे हो। ठीक है, सपोज यू रन अ बिजनेस एंड यू वांट टू एनालाइज और सेल्स डाटा। सेल्स कोई आपका कोई बिजनेस है, उसमें आपकी जो कंपनी है उसने सेल्स करी, तो आप उसका एनालाइज करना चाहते हो मल्टी डायमेंशनल वे में। तो किस किस बेसिस पर करोगे? एक तो करोगे प्रोडक्ट के बेसिस पर, कि मतलब कौन सा प्रोडक्ट बिका मेरा। जैसे आपकी सपोज एप्पल कंपनी है, तो उसने प्रोडक्ट के बेसिस पर चेक करा कि फ़ोन्स बिके मेरे, लैपटॉप्स बिके या टैबलेट्स बिके, है ना। फिर उसने टाइम के बेसिस पे देखा कि जनवरी में कितने बिके, फरवरी में कितने और मार्च में, टाइम के हिसाब से। फिर लोकेशन के हिसाब से भी चेक करा उसने, एनालिसिस करा, मल्टी डायमेंशनल वे से कर रहा है, मतलब कई तरह से। ठीक है, लोकेशन मतलब नॉर्थ साउथ एशिया में बिके, वेस्ट में बिके, कहाँ बिके। ठीक है, each cell in the cube represent a specific value. For example, the cell of the phones, January product, January time, and north location might shows a sale values of 500 units. अब देखो डिफरेंट डाटाबेस स्कीमास, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे तो बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है ना। तीन तरह के स्कीमास होते हैं, तीनों पढ़ने हैं। पहला है स्टार स्कीमा, ये डायग्राम है इसका, बना कर आना है, पूछा जाए तो बिल्कुल बना कर आना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए इसे। अब स्टार स्कीमा क्या है? डाटा वेयर हाउस का सबसे सिंपल स्कीमा है ये। ठीक है, इसमें एक फैक्ट टेबल सेंटर में होती है जिसमें न्यूमेरिक डाटा होता है। ठीक है, जैसे सेल्स या रेवेन्यू, और उसके चार पांच डायमेंशंस टेबल्स की तरह सराउंड करते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टार स्कीमा का एक इस तरह से हमारा बनता है। ठीक है, अब आगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है इसका? मेन डाटा स्टोर करती है। ठीक है, एक होता है मेन, इसमें ये बीच में जो है ये फैक्ट टेबल जो है ये मेन है। इसमें मेन जो है डाटा स्टोर करती है, जैसे सेल्स अमाउंट पर क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, डायमेंशंस टेबल्स, ये हमारी डायमेंशंस टेबल्स होती हैं, ये है, ये है, ये है, ये डायमेंशंस टेबल होती है। इसमें फैक्ट के बारे में डिटेल्स देती हैं ये, जैसे प्रोडक्ट, टाइम और रीजन। ठीक है, एडवांटेजेस देख लो उसके, सिंपली एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, क्वेरीज फास्ट होती हैं क्योंकि डाटा ज़्यादा नॉर्मलाइज नहीं होता। ठीक है, ये डिफरेंट। अब है स्नो फ्लेक स्कीमा। स्नो फ्लेक स्कीमा क्या है? स्टार स्कीमा जैसे कि जैसा ही है, जैसा स्टार स्कीमा होता है ना वैसा ही है। इसमें डायमेंशंस टेबल को और नॉर्मलाइज करते हैं, जिससे वो छोटी सब टेबल्स में तोड़ दी जाती है। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर स्नोफ्लेक की तरह लगता है। स्नोफ्लेक मतलब ये इस तरह से, ये हो गया हमारा स्टार और ये स्नोफ्लेक फ्लेक। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेंटर में होती है एक फैक्ट टेबल। ठीक है, जैसे स्टार स्कीमा में, इसमें क्या होता है, ये जैसे फैक्ट टेबल होती है, इसमें भी सेंटर में होती है। और डायमेंशंस टेबल्स जो होती है को डायमेंशंस टेबल्स को सब टेबल्स में तोड़ते हैं ताकि डाटा डुप्लीकेशंस कम हो। जैसे ये जो है ना, ये डायमेंशंस टेबल्स जो है, इनको सब टेबल्स में तोड़ दिया जाता है। जैसे ये कई सारी बन गई, ये देखो सब टेबल्स बन गई छोटी छोटी। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या होते हैं? सेव स्टोरेज स्पेस बिकॉज ऑफ रिड्यूस डुप्लीकेशंस, यूजफुल व्हेन डाटा रिलेशनशिप्स और कॉम्प्लेक्स। ओके, अगला है फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा। फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा में क्या होता है, मल्टीपल स्टार स्कीमा का कॉम्बो है। इसमें कोई फैक्ट टेबल्स होती है, जैसे जो हम कॉमन डायमेंशंस टेबल्स शेयर करती हैं, जिससे एक कॉन्स्टलेशन बनता है। ओके, कॉन्स्टलेशन मीन्स तारामंडल एक तरह से। ओके, एंड द स्ट्रक्चर इस तरह से होता है इसका। फैक्ट टेबल, कोई फैक्ट टेबल्स होती है जैसे सेल्स और इन्वेंटरी, कई फैक्ट टेबल्स होती हैं, कई सारी फैक्ट टेबल्स है। देखो ये है, ये है, कई सारी है, एक नहीं है। ठीक है,
और डायमेंशंस टेबल्स में क्या होता है, कॉमन डायमेंशंस टेबल्स जैसे प्रोडक्ट टाइम रीजन को शेयर करती हैं, ये डायमेंशंस टेबल्स है इसमें। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। और एडवांटेजेस, कॉम्प्लेक्स बिजनेस सिनेरियोज को हैंडल करने के लिए परफेक्ट है ये। और सेकंड है, अलग अलग डाटा सब्जेक्ट्स को एक साथ एनालाइज करना इजी होता है इसमें। अब देखो फैक्ट कॉन्स्टलेशन में डिफरेंस, और ये वाला था आपका आई थिंक स्टार। A star schema depicts each dimension with one dimension table, while in this dimensions tables are shared by many fact tables. I think ये ऊपर नीचे हो रहा है, ये वाला जो है आपका स्टार स्कीमा है और ये फैक्ट कॉन्स्टलेशन है। ओके, ये स्टार स्कीमा है और ये फैक्ट कॉन्स्टलेशन है। स्टार स्कीमा में क्या होता है, depicts each dimensions with one or dimension table, while in this dimensions tables are shared by many fact tables. और स्टार स्कीमा में क्या होता है, स्टार स्कीमा टेबल्स आर कैन बी मेंटेन्ड इजीली इन कंपैरिजन ऑफ फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा, अच्छे से मेंटेन होती है। और इसमें फैक्ट कॉन्स्टलेशन में क्या होता है, while in फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा टेबल्स कैन नॉट बी मेंटेन्ड इजीली कंपैरेटिवली, इसमें से ऐसे मेंटेन नहीं होती। स्टार स्कीमा डज नॉट यूज नॉर्मलाइजेशन, इसमें नॉर्मलाइजेशन यूज होता है, इसमें नहीं होता। ओके, इन स्टार स्कीमा सिंपल क्वेरीज आर यूज टू एक्सेस डाटा फ्रॉम द databases, ठीक है, while in this heavily complex queries are used to access data from the databases. Star schema is easy to operate as compared to fact constellation, ठीक है। ये क्या होता है, स्टार इजी होता है ऑपरेट करना से। It is less number of joins between the tables, while fact constellation schema is not to operate as easy to operate as compared to star schema, ठीक है। ये इतना इजी नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होता थोड़ा। स्टार स्कीमा यूजेस lacks space as compared to fact translation schema, ये लेस स्पेस यूज करता है और इसमें ज़्यादा स्पेस यूज होता है, मोर स्पेस। इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी, इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से ये बहुत ईजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना, ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, ठीक है। अगला देखो हायरार्कीज क्या होता है। हायरार्कीज में हायरार्कीज का यूज डाटा को स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है, ठीक है, जिससे एनालिसिस और ड्रिल डाउन इजी हो जाए। ये तीन टाइप्स के होते हैं मेनली। एक होता है लेवल बेस्ड हायरार्की, ये रहा लेवल बेस्ड, ठीक है। लेवल बेस्ड हायरार्की क्या है, फिक्स लेवल पर डाटा ऑर्गेनाइज होता है स्ट्रक्चर की तरह, हर लेवल की अलग अलग डिटेल लेयर दिखाता है, ठीक है। जैसे टाइम हायरार्की है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है ईयर, फिर क्वार्टर, फिर मंथ, फिर डे। ओके, ये इसका एग्जाम्पल है। अब अगला वाला देखो पेरेंट चाइल्ड हायरार्की। In this hierarchy, the relationship between the data elements is dynamic and recursive. Each item has a parent and each parent can have multiple children. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें डाटा का रिलेशनशिप डायनामिक और रिकर्सिव होता है। हर आइटम का एक पेरेंट होता है और एक पेरेंट के मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये देखा रखा है एग्जाम्पल ये रहा इसका। अब देखो लास्ट वाला है रैक्ट हायरार्की। रैक्ट हायरार्की में क्या होता है, इसमें सिंपल लेवल्स अनइवन होते हैं, जैसे कुछ ब्रांचेस डीपर होती है और कुछ नहीं, जिससे रेगुलर स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये एग्जांपल दे रखा है ज्योग्राफिकल हायरार्की। सम कंट्रीज हैव स्टेट्स while others do not. अदर स्टेट सिटी, कंट्री स्टेट सिटी, कंट्री सिटी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये एग्जाम्पल होगा इसके। अब लास्ट वाला टॉपिक है हमारा ग्रैनुलरिटी, ग्रैनुलरिटी इन डिटेल्स, ठीक है। ग्रैनुलरिटी इन डिटेल्स क्या है, ग्रैनुलरिटी का मतलब डाटा का डिटेल लेवल का समराइजेशन है। ये डिसाइड करता है कि डाटा कैसे स्टोर और एनालाइज होगा, ठीक है। ये दो तरह का होता है, फाइन और कोर्स। फाइन में क्या होता है, डाटा सबसे डिटेल लेवल पर स्टोर होता है, जैसे इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन या इवेंट्स। और कोर्स ग्रैनुलरिटी में क्या होता है, डाटा समराइज फॉर्म में स्टोर होता है, डिटेल कम होती है। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, ठीक है।